हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। एग्रीकल्चर के सिलेबस में हम आगे बढ़ते हैं। ये टॉपिक है कृषि अर्थशास्त्र या कृषि अर्थव्यवस्था की बात करते हैं हम। एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स। एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, जब कभी भी हम अर्थशास्त्र की बात करते हैं तो सीधा सीधा सा मतलब ये होता है कि अर्थशास्त्र चाहे वो कृषि क्षेत्र का हो, चाहे वो उद्योग क्षेत्र का हो, चाहे वो सेवा क्षेत्र का हो, या समाविष्ट करते हैं हम तीनों चीज़ों को तो सभी फील्ड का अर्थशास्त्र की यदि हम बात करें तो अर्थशास्त्र का सामान्य सा अर्थ होता है कि कंजप्शन, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सचेंज और पब्लिक फाइनेंस, इन सब का मिला जुला जो रूप होता है वो अर्थशास्त्र कहलाता है। कंजम्पशन कौन करते हैं? लोग करते हैं, कंज्यूम करते हैं पदार्थ को। कंज्यूम कब करेंगे? जब उसका प्रोडक्शन होगा। प्रोडक्शन होगा तो प्रोडक्शन के बाद उसका एक्सचेंज होगा। एक्सचेंज मतलब कि जैसे इंडस्ट्री में प्रोडक्शन हुआ किसी चीज़ का, या कोई भी एरिया, कोई भी फैक्ट्री है, कोई भी इंडस्ट्री है। इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर भी इंडस्ट्री के रूप में जाना जाता है, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री। तो प्रोडक्शन हुआ, प्रोडक्शन को एक्सचेंज होगा, एक्सचेंज करने के बाद उसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा, डिस्ट्रीब्यूशन के बाद पब्लिक उसकी फाइनेंस करेगी एंड देन आफ्टर उसको कंज्यूम करेगी। तो ये जो पूरा जो इतना जो चक्रीय क्रम जो यहाँ निर्धारित हो रहा है, यही हम लोग के किस नाम से जाना जाता है? अर्थशास्त्र के नाम से जाना जाता है। तो कृषि अर्थशास्त्र को भी मूल रूप से देखा जाए तो 5 भागों में बांटा गया है। इनको इनके 5 क्या है सेक्टर्स में क्या कर दिया गया? डिवाइड कर दिया गया। 5 सेक्टर्स में सबसे पहला जो सेक्टर है वो क्या होता है? कंजम्पशन। कंजम्पशन के बाद दूसरा आता है प्रोडक्शन। प्रोडक्शन के पश्चात तीसरा जो आता है वो है एक्सचेंज। एक्सचेंज के बाद चौथा आता है डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूट करना। और 5वां जो होता है वो है पब्लिक फाइनेंस। पब्लिक फाइनेंस। देखिए, सर्वप्रथम जो चीज होता है वो होता है प्रोडक्शन। प्रोडक्शन कब होगा? जब कंजम्पशन होगा किसी चीज का। मांग और पूर्ति का नियम हम अर्थशास्त्र में सामान्यतः जब जीएस पढ़ते हैं तब देखे हैं। तो प्रोडक्शन कब होगा? जब कंजम्पशन होगा। कंजम्पशन, डिमांड बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगा तो प्रोडक्शन होगा। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं? कॉम्प्लीमेंट होते हैं। प्रोडक्शन होगा, प्रोडक्शन का एक्सचेंज होगा। एक्सचेंज मतलब विनिमय, अर्थात लोग खरीदेंगे। एक्सचेंज कब होगा? जब डिस्ट्रीब्यूशन होगा। डिस्ट्रीब्यूशन अर्थात एक जगह प्रोडक्शन हुआ और वहां से उसको अनेक क्षेत्रों में क्या करना है? फैलाना है, भेजना है। लोग उसको खरीदेंगे, ये पब्लिक फाइनेंस में आया। और फाइनली लोग उसको कंज्यूम करेंगे तो कंजम्पशन में आता है। तो कृषि अर्थशास्त्र को 5 सेक्टर्स में क्या कर दिया गया? डिवाइड कर दिया गया। इन 5 सेक्टर का जो मिला जुला जो रूप होता है, ये मिला जुला रूप किस नाम से जाना जाता है? कृषि अर्थशास्त्र के नाम से जाना जाता है। मगर आधुनिक अर्थशास्त्री इन्होंने अर्थशास्त्र की विषय वस्तु को 2 भागों में बांटा है। जब हम आधुनिक अर्थशास्त्र की बात करते हैं, आधुनिक अर्थशास्त्री की बात करते हैं, तो आधुनिक अर्थशास्त्रियों ने क्या किया? इनको 2 भागों में बांटा। पहला होता है हम लोगों का माइक्रो इकोनॉमिक्स और दूसरा होता है हम लोगों का मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स को सूक्ष्म ऑब्लिक व्यष्टि अर्थशास्त्र के नाम से जाना जाता है और मैक्रो को वृहद ऑब्लिक समष्टि अर्थशास्त्र के नाम से जाना है। यदि हम इसमें ऐसी बात करें, एक होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स और दूसरा होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स का तात्पर्य क्या होता है कि कंजम्पशन, प्रोडक्शन, एक्सचेंज, डिस्ट्रीब्यूशन या पब्लिक फाइनेंस, जब ये सब के सब किसी एक व्यक्ति, एक इंडस्ट्री, एक फर्म के लिए हो, तब हम उसे क्या कहते हैं? सूक्ष्म अर्थशास्त्र कहते हैं या व्यष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं। ये सब के सब एक फर्म हो गया, एक उद्योग हो गया, एक व्यक्ति हो गया, इनके लिए जब हो तब ये हमारे किस नाम से जाना जाता है? व्यष्टि अर्थशास्त्र या माइक्रो इकोनॉमिक्स के नाम से जाना जाता है। मगर मैक्रो इकोनॉमिक्स किसे कहा जाता है? मैक्रो या वृहद क्या होता है? मैक्रो या व्यष्टि अर्थशास्त्र में क्या होता है? समस्त अर्थव्यवस्था, उससे संबंधित बड़े योग या औसतों का अध्ययन किया जाता है। मैक्रो में क्या होगा? इन्हीं सब चीज को लिया जाएगा, मगर इनसे जुड़े हुए समस्त साधन, समस्त साधन के बारे में चर्चा किया जाएगा, प्लस
समस्त खर्च के बारे में इसमें बात किया जाएगा, औसत खर्च के बारे में चर्चा की जाएगी। तो इन प्रकार की जो बातें हैं ये किसके अंतर्गत शामिल होते हैं, वृहद या समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत होते हैं। इसमें हम सिर्फ और सिर्फ एक उद्योग या एक व्यक्ति के बारे में बात करते हैं, इसमें पूरे देश के लिए जब उसको हम कैलकुलेट करते हैं तो ये हमारा किस में आता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स या वृहद या समष्टि अर्थशास्त्र के रूप में इसको काउंट किया जाता है। इनमें विभिन्न फर्मों की इकाई के बीच, विभिन्न क्षेत्र के बीच साधन आवंटन की समस्याओं का अध्ययन करते हैं। तो इसमें क्या होते हैं, जितने भी हैं विभिन्न इकाई के मध्य संबंध को देखा जाता है, विभिन्न क्षेत्रों के मध्य साधन आवंटन को देखा जाता है, विभिन्न क्षेत्रों के मध्य साधन आवंटन की बात की जाती है। ये सब के सब किस में शामिल होते हैं हमारे, ये आधुनिक अर्थशास्त्री ने जिन दो रूपों में इसको बांटा है, माइक्रो और मैक्रो के रूप में। तो ये कृषि अर्थशास्त्र है। कृषि अर्थशास्त्र में जब हम जाते हैं तो मूल रूप से हमें दो चीजों के बारे में इसमें पढ़ना होता है जो सिलेबस में दिया है। पहला तो होता है लागत के बारे में, दूसरा जो रहता है मूल्य निर्धारण के बारे में। कृषि की लागत और कृषि से जो उपज निकल रहा है उसका मूल्य, इन दो चीजों के ऊपर हमें चर्चा करना है। तो अभी तो अर्थशास्त्र का बेसिक देखे, अब ये टॉपिक आता है कृषिगत लागत को लेकर। कृषि की लागत क्या क्या होते हैं, लागत के कौन कौन से फैक्टर होते हैं, और उन सभी फैक्टर्स को हमें वन बाय वन क्या करना है, समझते हुए चलना, देखते हुए चलना है। तो टॉपिक आप हेडिंग डाल लेंगे अपने लागत। पहला जो चीज है लागत के बारे में स्टडी करते हैं हम। लागत को कई रूपों में डिवाइड किया गया है। पहले तो कौन कौन से फैक्टर में कितना पैसे, कितने खर्च होते हैं, उसके आधार पर लागत को बांटा गया है। उसके पश्चात उनके उद्देश्य के आधार पर लागत को बांटा गया है। तो लागत के जब वितरण की हम बात करते हैं तो लागत का तात्पर्य क्या होता है, लागत या कॉस्ट कॉन्सेप्ट, लागत क्या है, लागत क्या होगा, कॉस्टिंग या कॉस्ट का तात्पर्य क्या होता है। कॉस्ट का तात्पर्य यह होता है उत्पादित सेवाओं पर किए गए खर्च को लागत कहते हैं। जो भी हम सर्विस डेवलप कर रहे हैं, सर्विस मैन्युअली हो सकता है, मशीनीकृत हो सकता है और वस्तुगत हो सकते हैं। तो इनको उत्पादन करने में कितने खर्च की आवश्यकता पड़ रही है, कितने खर्च लग रहे हैं, उन खर्च को हम क्या कहते हैं, लागत कहते हैं। तो लागत को कितने भागों में डिवाइड किया गया है, तो साधन के आधार पर लागत को जब हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो इसके डिवीजन में क्या होता है, इसका डिवीजन जो है पहला है वो साधन के आधार पर, और दूसरा होता है उद्देश्य के आधार पर। उद्देश्य के आधार पर इनको बांटा गया है। साधन के आधार पर कॉस्टिंग को किस तरीके से डिवाइड किया गया, साधन के आधार में पहला होता है कॉस्ट ए। कॉस्ट ए को दो भाग में बांटा गया है, कॉस्ट A1 और कॉस्ट A2 के रूप में। कॉस्ट A1 क्या होता है, कॉस्ट A1 के अंतर्गत आता है, इसके अंतर्गत 16 प्रकार के कॉस्ट आते हैं। 16 टाइप्स ऑफ कॉस्ट इसमें शामिल होते हैं। अब ये 16 प्रकार के कॉस्ट में क्या क्या आता है, जैसे भूमि के कर हो गए, मानव श्रमिक कर हो गए, बीज का खर्च हो गया, उर्वरक का खर्च है, सिंचाई का कर हो गया। उद्देश्य के आधार पर को हम नेक्स्ट में देखेंगे, अभी यहाँ हम कंटिन्यूस को देखते हुए। 16 टाइप्स ऑफ कॉस्ट, तो 16 प्रकार के कर में कौन कौन से कर हो गए, बीज का खर्च, उर्वरक के खर्च, विभिन्न प्रकार के लगान का खर्च, सिंचाई के लिए जो खर्च हो रहे हैं इत्यादि, जो भी खर्च होते हैं ये सब के सब खर्च किसके अंतर्गत शामिल होते हैं, कॉस्ट A1 के अंतर्गत शामिल होते हैं। घिसावट भी आएगा। घिसावट का तात्पर्य क्या है, इसको एक दो बार और घिसावट शब्द आने देते हैं आगे के कर में, उसके बाद फिर हम इस शब्द के मीनिंग को समझेंगे घिसावट क्या। 16 प्रकार के जो कर होते हैं वो सब के सब किसके अंतर्गत आते हैं, कॉस्ट A1 के अंतर्गत आते हैं।
तो ये A1 जो रहता है ये क्या है, बीज पर जो खर्च है, उर्वरक, लगान, सिंचाई, घिसावट, इन टाइप के जो भी होते हैं खर्च उसमें आते हैं। कॉस्ट A2 क्या होता है, कॉस्ट A2 का मतलब होता है कॉस्ट A1 में जब हम पट्टे की भूमि के किराया को हम जोड़ते हैं। पट्टे की भूमि किराया मतलब क्या होता है, जब लोगों के पास स्वयं की भूमि नहीं होती या स्वयं की भूमि होने के साथ साथ जब वो पट्टे पर भूमि को लेकर खेती करते हैं तो उस जमीन का वो क्या करते हैं, किराया देते हैं। तो पट्टे की भूमि का किराया, पट्टे की भूमि मतलब जब हम प्लॉट को लीज पर लिए रहते हैं तो लीज में लिए हुए प्लॉट के जो किराया होता है उस किराए को भी जब इस 16 प्रकार के कॉस्ट में हम शामिल करते हैं तब ये क्या बन जाता है, हमारा कॉस्ट A2 बन जाता है। इसमें हमने भूमि के किराया को इसमें शामिल नहीं किया है। यदि हम भूमि को किराए पर लेकर खेती करते हैं तो वो जो भूमि का किराया है उसके साथ में जब हम इन सब के खर्च को जोड़ देते हैं तब ये हमारा क्या कहलाता है, कॉस्ट A2 कहलाता है। तो ये कॉस्ट A2 था। ये पहला प्रकार का कॉस्ट था, कॉस्ट A, जिसको कॉस्ट A1 और कॉस्ट A2 में डिवाइड किया गया है। दूसरा जो प्रकार का आता है वो होता है हम लोगों का कॉस्ट B। कॉस्ट B जो है वो क्या है, कॉस्ट B का तात्पर्य होता है कॉस्ट A2 में निजी जमीन के आकलित मूल्य को और निजी अचल संपत्ति पर आकलित ब्याज को जोड़ दिया जाता है। इसमें क्या है, कॉस्ट A2 में हम निजी जमीन के मूल्य को जोड़ दिए, निजी जमीन के मूल्य को जोड़ते हैं प्लस निजी अचल संपत्ति, निजी अचल संपत्ति के आकलित ब्याज को हम जोड़ते हैं। और निजी जमीन के मूल्य में लगान को छोड़ दो, लगान को छोड़कर, क्यों, क्योंकि ये लगान यहां शामिल हो चुका है। ये जो लगान है निजी जमीन का, वो लगान तो ये 16 प्रकार के जो कर होते हैं, 16 प्रकार के जो कॉस्ट होते हैं उसमें शामिल है। तो देखो कॉस्ट A2 का तात्पर्य क्या है, कॉस्ट A2 का मतलब होता है ये जो 16 प्रकार के जो खर्च होते हैं, 16 प्रकार के खर्च में पट्टे की भूमि किराए को भी हम मिला देते हैं तो ये कॉस्ट A2 कहलाता है। अब इसमें निजी जमीन का जो मूल्य है हम उसको काउंट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जो व्यक्ति जैसे खेती कर रहा है तो खेती में 2 प्रकार की भूमि है, या तो निजी भूमि होगी या तो पट्टे की भूमि होगी। सामान्य सी बात है, जो हमने इससे पिछले वाले जो क्लास थी उसमें हमने बात किया था। तो निजी जमीन के भी मूल्य को जब हम जोड़ देते हैं किसके साथ में, 16 प्रकार के कर के साथ। यदि हमने पट्टा लिया तो पट्टे की भूमि को भी जोड़ दिया, उसके साथ साथ हमने निजी भूमि के भी मूल्य को जोड़ दिया, और इसमें निजी भूमि के मूल्य के साथ साथ निजी अचल संपत्ति के आकलित ब्याज को भी हमने जोड़ दिया। अब निजी अचल संपत्ति क्या होगा, निजी अचल संपत्ति में एक तो घर होता है, तो घर को हम इसमें शामिल नहीं कर रहे हैं, क्योंकि घर का प्रत्यक्ष उपयोग कृषि के लिए नहीं हो रहा है। घर का उपयोग ठीक है रहने के लिए हो रहा है, अप्रत्यक्ष रूप से हो रहा है, मगर निजी अचल संपत्ति के रूप में बोरवेल हो सकता है आपका, निजी अचल संपत्ति के लिए अचल संपत्ति के रूप में कुआं की यदि खुदाई की गई है वो हो सकता है, क्योंकि ये ऐसी चीजें हैं जिनको हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक मूवमेंट कराकर नहीं ले जा सकते। तो निजी अचल संपत्ति, क्योंकि भाई देखिए यदि खेती कर रहे हैं तो सिंचाई के साधन के रूप में यदि हमने बोर लगाया, बोर नहीं लगाया तो हो सकता है तालाब की खुदाई करवाई हो, तालाब की खुदाई नहीं करवाई हो तो कुएं की खुदाई कराई हो, तो इसमें भी कॉस्टिंग लगा होगा। और ये कॉस्टिंग एक फसल के लिए नहीं रहता, ये कॉस्टिंग उस भूमि पर जितने दफा हम फसल लेंगे और जितने साल तक हम फसल लेंगे उन सभी में हम क्या करेंगे, उसमें लगने वाले जो ब्याज है उस ब्याज को हम क्या करते हैं, काउंट करते हुए चलते हैं। तो ये 16 प्रकार के खर्च, उसमें पट्टे की भूमि यदि लिए हैं तो उसमें कितना किराया दे रहे हैं उसको शामिल कर दिए, उसके साथ साथ हम निजी जमीन के मूल्य को जोड़ देते हैं और निजी अचल संपत्ति के आकलित ब्याज को भी जब हम जोड़ देते हैं तभी हमारा क्या कहलाता है, कॉस्ट बी कहलाता है। कॉस्ट बी के बाद तीसरे नंबर का जो कॉस्ट आता है हम उसे किस नाम से जानते हैं, कॉस्ट सी कहते हैं। कॉस्ट सी अर्थात कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन। कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन में क्या रहता है कि कॉस्ट बी में हम पारिवारिक श्रम के आकलित मूल्य को हम जोड़ देते हैं।
तो इसका तात्पर्य ये है कॉस्ट बी में पारिवारिक श्रम के मौद्रिक मूल्य को जब जोड़ देंगे तभी हमारा कॉस्ट सी कहलाएगा। अब पारिवारिक श्रम के मौद्रिक मूल्य को क्यों जोड़ा गया है? क्योंकि कोई कृषक परिवार जब स्वयं खेती करता है तो वो ये जो 16 प्रकार के जो कर हैं, इस 16 प्रकार के कर में मानव श्रम भी शामिल रहता है। इसमें मानव श्रमिक के भी कर होते हैं। अब एक व्यक्ति खेती कर रहा है तो एक व्यक्ति अकेले अपने खेत में काम नहीं कर सकता, उसको कार्य करने के लिए 5-10 व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। तो मान लेते हैं कि 10 व्यक्ति की आवश्यकता हुई, तो उस 10 व्यक्ति में यदि घर से 4 लोग काम करने वाले हैं तो केवल 6 लोगों को बाहर से रेंट में लाना पड़ेगा, मजदूरी पर लाना पड़ेगा। तो वो 6 लोगों की मजदूरी यहां शामिल हो रही 16 प्रकार के चीजों में। मगर जो 4 व्यक्ति घर के काम कर रहे हैं, घर के सदस्य जो काम कर रहे हैं, उन लोगों ने अपने आप को पेमेंट तो देंगे नहीं कि भाई हमारा घर का काम है हम स्वयं कर रहे हैं करके। मगर यदि उन 4 लोगों का भी खर्च को, उन 4 लोगों को भी यदि हम 6 लोग के जैसे मौद्रिक मूल्य से निकालें और उनके खर्च को भी यदि हम जोड़ दें तब वो क्या कहलाता है? कॉस्ट सी कहलाया। सपोज दैट जैसे देखते हैं कि 10 व्यक्तियों की आवश्यकता हुई, 10 व्यक्ति जो है 6+4 के रेशियो में है, और एक व्यक्ति को यदि एक व्यक्ति को जैसे खेती में जो भी मानव श्रमिक के रूप में यदि 1000 रुपए का क्या हुआ भुगतान किया जा रहा है कुल, तो 6 लोगों को 1000 दिया गया, तो मतलब ये हो गया 6000 रुपए। ये 6000 रुपए किस में आएंगे? इस मानव श्रमिक को आएगा। मगर जब यहां पर एक व्यक्ति के लिए हमने 1000 रुपए खर्च निकाला तो इन 4 व्यक्तियों के लिए भी 1000 के हिसाब से आप देखेंगे तो कितना होगा? 4000 रुपए आएगा। तो ये 4000 रुपए को जब हम किस में जोड़ेंगे? पारिवारिक श्रम के रूप में हम जोड़ेंगे, तब ये क्या कहलाएगा? हमारा कॉस्ट सी कहलाएगा। तो ये 2 चीजें हैं। सामान्यतः क्या होता है, कोई व्यक्ति चाहे घर बनाता हो या कोई व्यक्ति खेती करता हो तो वो अपना स्वयं का जो परिश्रम करता है उसके मूल्य को घटा देता है। लेकिन वो जरूर ये कहता है कि हम लोग घर में 4 व्यक्ति हैं, 4 लोग काम करेंगे तो 4 मजदूर की समस्या हल हो जाएगी, 4 लोगों को पेमेंट कम देना पड़ेगा। मगर जो भी पेमेंट यदि देना पड़ता तो आखिर उसका जो मौद्रिक मूल्य है भले ही ना दें मगर उसको मूल्य के रूप में काउंट करें और उसको कॉस्ट बी में जब जोड़ देंगे तब ये क्या कहलाएगा? हम लोग का कॉस्ट सी कहलाएगा। तो इस प्रकार से 3 प्रकार के हमारे पास मूल रूप से क्या होते हैं? कॉस्ट होते हैं। कॉस्ट ए, कॉस्ट बी, कॉस्ट सी। कॉस्ट ए को 2 भाग में बांटा गया है, A1 A2 में। कॉस्ट बी जो रहता है कॉस्ट A2 में, इन चीजों को जोड़ दिया जाता है। ये कॉस्ट बी के बारे में बात, ये इतना हुआ। अब इसके बाद हमारे पास 2 शब्दावली और आते हैं। एक होता है नेट इनकम अर्थात अभीष्ट आय, और एक होता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो इनमें 2 चीजें और हैं। चौथा बिंदु के रूप में हम देखते हैं ये कॉस्ट नहीं है, ये अभीष्ट आय की बात करता है। अभीष्ट आय का मतलब क्या रहता है? अभीष्ट आय का मतलब होता है शुद्ध आय में से कॉस्ट सी को घटा देना। शुद्ध आय में से कॉस्ट सी को घटा देते हैं तो हमें अभीष्ट आय प्राप्त हो जाता है। नेट इनकम कैसे मिलेगा? टोटल इनकम में से टोटल खर्च को आप घटा दोगे तो आपको क्या मिलेगा? नेट इनकम मिल जाएगा। तो यही नेट इनकम को बता रहा है। और 5वां जो रहता है उसका नाम है हम लोगों का उत्पादन की लागत, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का मतलब होता है कॉस्ट सी अपॉन आउटपुट को क्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन किसके लिए निकाला जाता है? कॉस्ट पर क्विंटल के लिए निकाला जाता है मूल रूप से, अर्थात प्रति क्विंटल उपज प्राप्त करने में कितना खर्च हुआ। जैसे कि एग्जाम्पल जैसे ले लेते हैं, मान लेते हैं कि 90 रुपए प्रति क्विंटल खर्च हो रहा है, तो इसका मतलब यह रहता है कि 1 क्विंटल का उपज प्राप्त करने के लिए 90 रुपए क्या करना पड़ा? अपने को खर्च करना पड़ा। तो ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का मतलब ये रहता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या चीज है? प्रति इकाई उत्पादन में कितना खर्च हो रहा है। प्रति इकाई मतलब जब कृषिगत की हम बात करते हैं तो प्रति इकाई का मतलब होता है 1 क्विंटल, अर्थात 1 क्विंटल अनाज उत्पादन करने में। अब 1 क्विंटल अनाज अलग अलग हो सकता है, 1 क्विंटल धान के लिए अलग खर्च आएगा, 1 क्विंटल गेहूं के लिए अलग खर्च आएंगे, 1 क्विंटल
दलहन तिलहन के लिए अलग खर्च आएगा। तो प्रति क्विंटल उत्पादन में कितना खर्च लगता है वही हम लोग का क्या कहलाता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के नाम से जाना जाता है या उत्पादन के लागत के नाम से जाना जाता है। तो ये जो थे हम लोगों के साधन के आधार पर जो था वो इस तरीके से हम उसको डिवीजन करते हैं। मगर इसका दूसरा जो चीज है उद्देश्य के आधार पर या लागत का मूल अर्थ के आधार पर यदि हम बात करें तो इसे कितने रूपों में बांटा गया है, इसको पुनः 4 भागों में क्या किया जाता है, डिवाइड किया जाता है। तो ये जो 4 भाग हैं वो 4 भाग कैसे कैसे हैं, किस रूप में हम इसको देखते हैं इन चारों भागों को। तो ये जो 4 भाग हैं वो कुछ इस रूप में आपको दिखेंगे। अब ये जो बात हम कर रहे हैं ये किस चीज के लिए है कि उद्देश्य के आधार पर, उद्देश्य के आधार पर हम इनको किस तरीके से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, किस रूप में हमने इसको क्या किया है, बांटा है। तो इसमें सबसे पहला होता है स्थिर लागत या अपरिवर्तनशील लागत। सर्वप्रथम जो होता है वो है आपका स्थिर लागत, इसी को अपरिवर्तनशील लागत भी कहते हैं, अपरिवर्तनशील लागत कहते हैं इसको। स्थिर लागत बोलो या अपरिवर्तनशील लागत बोलो, इसका तात्पर्य है यह ऐसी लागत है जो उत्पादन प्रक्रिया की मात्रा में परिवर्तन होने से नहीं बदलता। तो इसका मतलब क्या है, यह लागत हमेशा क्या होता है, फिक्स्ड होता है। आउटपुट 0 हो तो भी लागत लगेगा, लागत लगेगा, अर्थात ये फिक्स्ड ही है। तो अपरिवर्तनशील का मतलब क्या है, आउटपुट का मान चाहे 0 हो चाहे ये वेरिएबल हो, अर्थात ये है कि आउटपुट की मात्रा में आउटपुट चाहे कम मिले, आउटपुट चाहे ज्यादा मिले, आउटपुट चाहे 0 मिले, आउटपुट की मात्रा में कोई भी वेरिएशन हो मगर ये लागत हमेशा क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। तो इस प्रकार के लागत को क्या कहते हैं हम, फिक्स्ड कॉस्ट कहते हैं या अपरिवर्तनशील लागत कहते हैं। मतलब यह है कि यदि उत्पादन नहीं भी हुआ तो भी कृषक को ऐसे लागत का भार उठाना पड़ता है, इसे डूबी हुई लागत भी कहते हैं। तो ये जो स्थिर लागत है इस लागत को संक कॉस्ट के नाम से भी जाना जाता है। संक कॉस्ट का मतलब क्या है, डूबा हुआ लागत, क्योंकि ये कभी हमें वापस नहीं मिलता। और ये दोनों रूप में होता है, ये नकदी के रूप में भी होता है और कैश के रूप में भी होता है, नॉन कैश के रूप में भी होता है। तो स्थिर लागत जो है वो दोनों रूप में आता है। ये किस रूप में मिले हैं हमें, कैश के रूप में भी मिल सकता है और ये नॉन कैश के रूप में भी हो सकता है। कैश के रूप में ये कैसा लागत है, कैश के रूप में है लगान, कर, बीमा, वार्षिक क्रियाएं का श्रमिक। ठीक है, कैश वाले में कौन कौन सा है, लगान है, अन्य प्रकार के कर है, कोई बीमा हम कराते हैं वो हो गया। ठीक है, श्रमिक का जो मूल्य है वो हुआ। देखिए हमने खेती किया, अब उत्पादन, खेती नष्ट हो जाएगा तो उत्पादन 0 मिलेगा। यदि खेती में उत्पादन कम या ज्यादा भी हो सकता है, हम यदि बहुत अच्छा फसल है, बहुत अच्छे से हमने उर्वरक का और बहुत अच्छे से कीटनाशक का प्रयोग किया तो उत्पादन बहुत अच्छा मिलेगा। और हो सकता है कीट प्रकोप का मार यदि बहुत ज्यादा है तो भी हम क्या करेंगे कि कीटनाशक का प्रयोग करेंगे, श्रमिक का उपयोग करेंगे, मगर फिर भी हो सकता है कि कीट का प्रकोप इतना ज्यादा हो कि कीटनाशक के प्रयोग करने के बावजूद भी उनका प्रभाव खत्म ना हो रहा हो और वो उत्पादन को बहुत न्यून कर दिए हो, बहुत कम कर दिए हो। तो ऐसी स्थिति में उत्पादन हमारा क्या हो सकता है, वेरी कर सकता है, वेरिएबल हो सकता है। मगर जमीन का लगान तो हमें देना ही पड़ेगा, सिंचाई का कर हमें देना ही पड़ेगा, फसल का बीमा कराए हैं तो फसल बीमा का खर्च हमें देना ही पड़ेगा, उसका जो प्रीमियम है, और श्रमिक जो लगाए हैं उस श्रमिक का हमें वेतन देना ही पड़ेगा। क्योंकि श्रमिक यह कहकर अपना पगार लेने से मना तो नहीं कर सकता कि किसान को यह बोलकर कि आपका उत्पादन नहीं हुआ तो इस बार आप हमें हमारा मेहनताना ना दो, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो ये जो खर्च हैं, ये जो खर्च है ये फिक्स्ड है और ये फिक्स्ड खर्च बिल्कुल कैश के रूप में, नगद के रूप में खर्च होते हैं।
मगर नॉन कैश के रूप में क्या खर्चे होते हैं? नॉन कैश के रूप में होता है पारिवारिक श्रम का लागत, प्रबंधन लागत, तकनीकी उपकरण। इसमें क्या है? सबसे पहला आता है पारिवारिक श्रम का लागत, इसमें दूसरा आता है प्रबंधन लागत, तीसरा इसमें आता है तकनीकी उपकरण का लागत। देखिए, उत्पादन हो या ना हो, जैसे बाहर के श्रमिक आए हैं तो इनको हमको पैसा देना ही देना है, मगर हम परिवार के लोग भी जब उसमें श्रम करते हैं उनको पैसे देने नहीं पड़ते। मगर ये क्या है? ये लागत आखिर उसमें लगा तो परिवार के 4 सदस्य यदि काम कर रहे हैं, 6 सदस्य 5 सदस्य काम कर रहे हैं, उनको ठीक है मेहनताना नहीं देना पड़ा क्योंकि वो घर का खेत है, मगर वो 1 दिन या 10 दिन या 5 दिन भी खेत में काम किए तो आखिर वो काम यदि वो किसी दूसरे जगह पर करते तो उनको मेहनताना मिलता। स्वयं के खेत में किए मेहनताना नहीं मिला, और मेहनताना नहीं मिलने के साथ साथ यदि आउटपुट 0 भी मिल रहा है तो भी आखिर ये लागत तो लग गया, परिवार का श्रम वहां उपयोग तो हुआ। लोग कीट पतंग से, खरपतवार से, अतिवृष्टि से, अनावृष्टि से बचाने के लिए मैनेजमेंट टेक्निक उपयोग करेंगे, तो ये प्रबंधन, दिमाग का जो उपयोग होगा, प्रबंधन जो तकनीक उपयोग करेंगे, तो ये भी तो क्या हुआ? एक लागत हुआ। ये पैसे के रूप में नहीं दिखेगा। तकनीकी उपकरण का लागत, भाई ट्रैक्टर से जुताई कर रहे हैं, हार्वेस्टर, थ्रेशर का उपयोग कर रहे हैं, स्वयं के घर में है तो हो सकता है उनका किराया हमें ना देना पड़े, मगर उस उपकरण का तो लागत लगा ही। घिसावट लगेगा इसमें, पूंजी प्रबंधन कर, घिसावट। घिसावट का मतलब क्या होता है? हम जमीन की क्वालिटी में कमी होना, ये घिसावट कहलाता है। जैसे इस वर्ष जमीन बहुत ज़्यादा उर्वर है, हाईली फर्टाइल है, एक फसल लेने के बाद उसकी उर्वरता में कमी आ जाएगी, 2 फसल लेने के बाद उसकी उर्वरता में और कमी आ जाएगी, 3 फसल लेने के बाद उसकी उर्वरता में और कमी आ जाएगी। तो जमीन की उर्वरता में कमी होना, यह प्रत्यक्ष रूप से नहीं दिखेगा, यह अप्रत्यक्ष रूप से दिखता है। तो इस प्रकार की कमी को डेप्रिसिएशन या घिसावट कहते हैं, जो हमने इससे पहले शब्द में अपन ने देखा था कि इसमें कॉस्ट A1 में घिसावट शामिल था। दूसरा घिसावट कैसा होता है? जब आप हाइब्रिड बीज लेकर आएंगे तो एक हाइब्रिड बीज से आप अधिकतम 2 बार अच्छे फसल आप ले सकते हैं। अर्थात एक बार आपने बोया, जो फसल उत्पादन हुआ उसके कुछ मात्रा को आप फिर से पुनः बीज के रूप में उपयोग कर सकते हैं, और उसके बाद तीसरे या चौथे बार जब आप उसको पुनः बीज के रूप में उपयोग करेंगे तो वो वैसे हाइब्रिड वेराइटी की जैसे प्रोडक्शन नहीं देगा जैसे कि वो पहली बार में दिया था। तो ये बीज क्वालिटी में भी क्या हुआ? घिसावट हुआ। तो आखिर ये सब लागत ही तो है। तो ये जो स्थिर लागत जो होता है उसको अपरिवर्तनशील लागत या संक कॉस्ट के नाम से जाना जाता है। ये नकदी भी हो सकता है और गैर नकदी भी हो सकता है। नकदी के रूप में इन चीजों को हमें फिक्स है, देना ही है, आउटपुट चाहे हो चाहे ना हो। और नॉन कैश भी जो लागत है वो हमको देना ही है, चाहे आउटपुट मिले या ना मिले। ये पहला हुआ। दूसरा होता है अस्थिर लागत, जिसको चल या परिवर्तनशील लागत भी हम कहते हैं। दूसरा इसका जो है वो है अस्थिर लागत, जिसको चल लागत या परिवर्तनशील लागत कहते हैं। अर्थात इसमें इन लागत में क्या हो सकती है? समय के अनुसार, आउटपुट को कम ज्यादा के अनुसार इस लागत में भी कमी या बढ़ोतरी आ सकती है। दूसरा आता है वो है हम लोगों का अस्थिर लागत। अस्थिर लागत जो रहते हैं यही परिवर्तनशील लागत भी कहलाता है। परिवर्तनशील लागत कहलाता है। तो ये जो परिवर्तनशील लागत है, परिवर्तनशील लागत 2 चीजें हैं कि यह इनपुट का लागत होता है या परिवर्तनशील इनपुट का लागत है। ठीक है, ये परिवर्तनशील जो इनपुट हम दे रहे हैं का ये क्या होता है? लागत होता है। इसके तहत कौन कौन से आते, कैसे कैसे लागत होते हैं? बीज, खाद, उर्वरक, बिजली, पानी, वैतनिक श्रम, पशु की उत्पादन का राशन, ये सब आते हैं। इसके अंतर्गत देखिए बीज का खर्च आएगा, उर्वरक का खर्च आएगा, बिजली की मात्रा की खर्च आएगी, बिजली खर्च, ठीक है, इत्यादि। इन टाइप के जो खर्च होते हैं परिवर्तनशील है, क्योंकि इनपुट यदि बीज आपने सामान्य लगाया तो कम पैसे में आएंगे, हाइब्रिड लगाया तो ज़्यादा पैसे में आएंगे। तो इनपुट में हम परिवर्तन कर रहे हैं तो लागत में भी क्या हुआ? परिवर्तन हुआ। उर्वरक, कम मात्रा में उर्वरक उपयोग करेंगे तो कम लागत लगेगा, अधिक मात्रा में उर्वरक उपयोग करेंगे हमें तो उसका खर्च बढ़ जाएगा। सिंचाई
यदि मानसून वर्षा अच्छी हो गई तो ट्यूबवेल का उपयोग नहीं करना पड़ेगा, तो खर्च कम हुआ, बिजली खर्च है। मगर यदि सिंचाई नहीं हो रही तो ट्यूबवेल से हमें पानी देना पड़ेगा, तो बिजली खर्च क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो इसका तात्पर्य यह है कि ये सीधा सीधा सा उत्पादन से इसका सीधा संबंध होता है। यहाँ क्या होता है, जो खेती का खर्च रहता है वो फार्म उत्पादन का डायरेक्ट क्या होता है, फंक्शन होता है। तो इसमें परिवर्तनशील में क्या होता है, खेती का खर्च प्रोपोर्शनल होता है सीधे किससे, उत्पादन से। अर्थात आप जितना खर्च करोगे उतना ज्यादा उत्पादन होगा, या जितना ज्यादा उत्पादन चाहिए उतना ही ज्यादा क्या होगा, खर्च होगा। इसको मैथमेटिकली फंक्शन ऑफ खेती खर्च, फंक्शन ऑफ क्या कर दिया जाता है, उत्पादन कर दिया जाता है। फंक्शन का मतलब होता है डिपेंड कर रहा है वो सीधा सीधा सा, ये अस्थिर लागत में आते हैं। तीसरा जो होता है स्पष्ट तथा अस्पष्ट लागत। तीसरा जो है वो है स्पष्ट तथा अस्पष्ट लागत। स्पष्ट और अस्पष्ट लागत में कैसे हैं, सिंपल से इसका परिभाषा देखना है। किसी फार्म उत्पादन में लगा प्रत्यक्ष वास्तविक खर्च स्पष्ट लागत कहलाता है, जबकि स्वयं किसानों द्वारा लगाए गए निवेश को अस्पष्ट लागत हम कहते हैं। तो यहां पर भी क्या है, स्पष्ट लागत मतलब क्या रहता है, सामान्यतः प्रत्यक्ष खर्च, ये क्या कहलाता है, स्पष्ट लागत कहलाता है। जबकि स्वयं का जो लागत है वो क्या कहलाएगा हम लोग का, अस्पष्ट लागत कहलाता है। स्वयं का लागत कहने का मतलब कृषिगत श्रमिक जब अपने खेत में स्वयं काम करता है तो उससे जो लागत होता है वो हम लोग का अस्पष्ट लागत कहलाएगा। और आर्थिक जो लागत होता है, आर्थिक लागत जो रहता है वो इन दोनों का क्या होता है, योग होता है। जो आर्थिक लागत है ये इन दोनों का क्या होता है, योग होता है। स्पष्ट और अस्पष्ट, स्पष्ट लागत को बोला जाता है एक्सप्लिसिट और ये कहलाता है इम्प्लिसिट। ये एक्सप्लिसिट कॉस्ट है और ये हम लोगों का इम्प्लिसिट कॉस्ट है। तो आर्थिक लागत जो रहता है वो एक्सप्लिसिट प्लस इम्प्लिसिट कॉस्ट के क्या होता है, योग के बराबर होता है। तो ये आर्थिक लागत की बात हुई। इसके पश्चात आता है अवसर लागत। चौथा जो है हम उसे कहते हैं अवसर लागत या वैकल्पिक लागत कहते हैं। अब ये अवसर लागत और वैकल्पिक लागत क्या है, अवसर लागत या वैकल्पिक लागत का तात्पर्य यह होता है कि जैसे एक फॉर्म है, एक फॉर्म पर विकल्पों का चुनाव करना होता है कि इस वर्ष हम कौन सा फसल लगाएं, कौन सा फसल बोएं। हो सकता है धान की फसल लेने में हमें धान का बीज, धान के लिए सिंचाई, धान के लिए उर्वरक की मात्रा जो लगती है सेम वही मात्रा न लगकर धान की जगह यदि हम अरहर उगाते हैं तो हो सकता है इस मात्रा में बदलाव हो जाए। तो किसान दशा स्थिति को देखते हुए अपने विकल्प का चयन करता है कि इस वर्ष धान की फसल लेगा, मक्के की फसल लेगा, अरहर की फसल लेगा, किसकी फसल लेगा। जिस हिसाब से फसल लेगा अधिकतम उत्पादन प्राप्त करने के लिए, उस हिसाब से उसको क्या लगेंगे, खर्च लगेंगे। तो ऐसे जो खर्च होते हैं उन खर्च को हम वैकल्पिक लागत के रूप में जानते हैं। हो सकता है इस बार कंटिन्यू 2 बार से धान की फसल लेने के पश्चात इस बार धान की फसल लेने में थोड़ी कठिनाई हो रही हो तो उसके जगह में कुछ दूसरा फसल ले लिया जाए। तो जब वो दूसरा फसल लेंगे तो ऐसी स्थिति में वो क्या कहलाएगा, हम लोगों का वैकल्पिक लागत कहलाएगा। जब हमने फसल के विकल्प को चयन को बदल दिया और उस स्थिति में जब हम दूसरा फसल लेंगे तो दूसरा फसल लेने की स्थिति पे उस विकल्प के लिए जितना लागत लग रहा है वो हम लोगों का क्या कहलाता है, वैकल्पिक लागत कहलाता है। अब ये तो था लागत को हमने जिस प्रकार से क्या किया, डिवाइड किया उसके बारे में। अब अगला टॉपिक आता है कॉस्ट एलिमेंट। लागत के तत्व क्या क्या हैं और उन तत्वों के आधार पर हम चीज़ों को देखेंगे। मतलब ये मैथमेटिकली चीज़ हैं। अब इन मैथमेटिकल फॉर्म्स को हमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि क्या क्या मैथमेटिकल टर्म्स कैसा है, क्योंकि हो सकता है बहुत छोटे छोटे लेवल के आपको न्यूमेरिकल्स पूछ दिए जाएं। छोटे छोटे, बहुत ही छोटे छोटे रूप में न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं इनके ऊपर में, तो इन्हें हमें देखना है। अब ये क्या है,
हेडिंग डालेंगे आप लागत अव्यय कॉस्ट एलिमेंट। कॉस्ट एलिमेंट, कॉस्ट एलिमेंट में सबसे पहला एलिमेंट होता है टोटल कॉस्ट। सबसे पहला जो चीज है वो है टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट के टीसी के नाम से जाना जाता है। टोटल कॉस्ट का मतलब क्या रहता है? फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट, जो हमने अभी देखा स्थिर और अस्थिर लागत उनका। तो टोटल कॉस्ट मतलब होता है टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट, इन दोनों का योग होता है। इसके पश्चात आता है औसत कुल लागत। औसत कुल लागत जो रहता है ना, ये यूनिट कॉस्ट को बताता है। दूसरा जो महत्वपूर्ण है वो है औसत कुल लागत, अर्थात इसको एवरेज कॉस्ट कहते हैं। एवरेज कॉस्ट का तात्पर्य क्या होता है? टोटल कॉस्ट अपॉन आउटपुट। टोटल कॉस्ट है अपॉन क्या हो गया? आउटपुट। अर्थात ये क्या रहता है? प्रति क्विंटल हेतु इसको क्या किया जाता है? ज्ञात किया जाता है। तो औसत कुल लागत बराबर क्या होता है? एवरेज कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट का मतलब होता है टोटल कॉस्ट अपॉन आउटपुट, और इसका मतलब है ये प्रति क्विंटल के लिए है। तीसरा जो महत्वपूर्ण जो बात है, थर्ड जो थिंग है, तीसरा चीज है, ये क्या होता है हम लोगों का? औसत स्थिर लागत। इसे कहा जाता है औसत स्थिर लागत। इसको एवरेज फिक्स कॉस्ट के नाम से जाना जाता है, एएफसी। एएफसी का मतलब क्या रहता है? टोटल फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन क्या है? आउटपुट। ये जो टोटल फिक्स कॉस्ट है, टोटल फिक्स कॉस्ट में डिवाइडेड बाय आउटपुट कर देते हैं तो ये एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कहलाता है। अर्थात टोटल मतलब कुल स्थिर लागत जो है, जब प्रति क्विंटल के लिए निकालते हैं तब वो हमारा क्या कहलाता है? औसत स्थिर लागत कहलाता है। इसी प्रकार से एक चीज होता है सीमांत लागत होगा, एक नया टॉपिक जो आता है। अच्छा, ये औसत स्थिर लागत है, तो इसी प्रकार से क्या होता है? औसत अस्थिर लागत। इसको AVC के नाम से जानते हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया? TVC अपॉन Q। अर्थात कुल अस्थिर लागत प्रति क्विंटल जब निकालेंगे, अर्थात डिवाइडेड बाय आउटपुट कर देंगे, तब ये औसत अस्थिर लागत के नाम से जाना जाता है। और पांचवा जो होता है सीमांत लागत। सीमांत लागत, सीमांत लागत को बोला जाता है मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट का मतलब क्या होता है? जब हम आउटपुट में परिवर्तन करते हैं, अर्थात यदि हमें आउटपुट में चेंजेस चाहिए तो उसके कारण वेरिएबल कॉस्ट में भी क्या होता है? चेंजेस होता है। स्थिर लागत तो फिक्स है, चेंज क्या होगा? वेरिएबल कॉस्ट चेंज होगा। तो आउटपुट के कम या ज्यादा होने पर वेरिएबल कॉस्ट में भी कमी या ज्यादा होती है। तो प्रति इकाई आउटपुट में परिवर्तन हेतु वेरिएबल कॉस्ट में कितना परिवर्तन होता है, वही हम लोग का क्या कहलाता है? सीमांत लागत कहलाता है या मार्जिनल कॉस्ट कहलाता है। अर्थात प्रति इकाई उत्पादन बढ़ने पर अस्थिर लागत में जो अंतर आता है उसे सीमांत लागत के नाम से जाना जाता है। अब इस चीज को ध्यान रखना, सीमांत लागत की अवधारणा वेरिएबल कॉस्ट के कारण ही आया। यदि वेरिएबल कॉस्ट जैसी अवधारणा ना हो तो सीमांत लागत जैसे चीज रहेंगे ही नहीं। अब ये पूरे फार्मूले हम लोगों ने देख लिए कि एफसी और वीसी देगा तो हम निकालेंगे टीसी अपॉन क्यू कर देंगे तो निकल जाएगा एसी। एएफसी निकालना है तो टीएफसी अपॉन क्यू कर देंगे। एवीसी निकालना है, सॉरी मैंने इसको टी लिख दिया, एवीसी निकालना है तो टीवीसी अपॉन क्यू कर देंगे। और मार्जिनल कॉस्ट निकालना है तो चेंज इन वीसी अपॉन चेंज इन क्या कर देंगे हम? क्यू, ये निकाल लेंगे। तो ये इस प्रकार से हमारे पास क्या आता है कि ये क्वेश्चन है, ये मतलब ये फार्मूले हैं, इन फार्मूले से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको दिए जा सकते हैं। अब इसके पश्चात ये कॉस्ट एलिमेंट था, अब आता है कॉस्ट कर्व। अगला जो टॉपिक है, अगला जो टॉपिक है कॉस्ट कर्व के लिए, कॉस्ट कर्व कैसा होगा? लागत वक्र इसको कहा जाता है। टॉपिक है लागत वक्र, कॉस्ट कर्व। कॉस्ट कर्व का तात्पर्य है लागत वक्र। लागत वक्र हम तीन प्रकार से मतलब करते हैं कि कॉस्ट वर्सेस आउटपुट का एक कर्व होता है। लागत वक्र का मतलब क्या होता है? आउटपुट
वर्सेस कॉस्ट का कर्व होता है। ये कर्व 3 प्रकार से बनाया जाता है। एक ऐसा कंडीशन है, एक कर्व ऐसा है, ये देखिए, ये कॉस्ट को बता रहा है और ये आउटपुट को बताया। दूसरा कर्व जो है वो इस प्रकार से, और तीसरा जो कर्व है वो इस तरीके से। हम देखते हैं, ये Q के लिए है, ये भी आउटपुट हुआ, ये जो वैल्यू है कॉस्ट के लिए, ये जो पॉइंट है कॉस्ट के लिए। जब हमें सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट चाहिए, मतलब जब कर्व में क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट चाहिए रहता है, सिर्फ प्रॉफिट होता है, उस स्थिति में जो कर्व होता है वो हमेशा कैसा रहता है, ये देखो, ये जो पॉइंट है ये कॉस्ट है। इस कॉस्ट में फिक्स कॉस्ट जो रहता है वो तो कॉमन है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये किसको बता रहे हैं हम लोगों का, फिक्स्ड कॉस्ट को बता रहे हैं। आउटपुट चाहे जीरो हो, इतनी कॉस्टिंग तो लगेगी ही लगेगी, आउटपुट जीरो रहे। अब आउटपुट को बढ़ाते जाएंगे तो कॉस्ट भी क्या होता जाएगा, बढ़ते जाएगा। तो इस प्रकार से जो कर्व जब बनता है तो ये जो कॉस्टिंग है, ये कॉस्टिंग हम लोगों की वेरिएबल कॉस्ट कहलाता है। अब देखिए, फिक्स कॉस्ट तो है ही, सभी जगह पर ये फिक्स्ड कॉस्ट आपके पास रहेंगे ही रहेंगे। अर्थात ये जो लेवल है ये फिक्स्ड कॉस्ट को बताया, ये जो लेवल है ये हम लोग का फिक्स्ड कॉस्ट को बता रहा है। जब ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन जाएगा, इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे आप क्या बढ़ा रहे हैं, आउटपुट बढ़ा रहे हैं, वैसे वैसे आपका कॉस्ट बढ़ते जा रहा है। अर्थात ये कंडीशन, ये जो रहता है ये ओनली प्रॉफिट को शो कर रहा है। मतलब यह है कि जितना आउटपुट बढ़ा रहे हो या जितना वेरिएबल कॉस्ट बढ़ा रहे हो उतना ही ज्यादा आपका आउटपुट बढ़ रहा है, केवल आपको क्या मिल रहा है, प्रॉफिट मिल रहा है। तो ये कर्व ओनली प्रॉफिट के लिए है। अब दो चीज है, प्रॉफिट के साथ ग्रोथ भी चाहिए, अर्थात हमको लाभ भी होते रहे और वृद्धि भी होते रहे, दोनों अलग अलग चीज है। वृद्धि होना अलग बात है और लाभ होना अलग बात है। तो वृद्धि के साथ जब लाभ चाहिए तो ये जो है इस प्रकार से चलता है एक ग्राफ, और वृद्धि के साथ हानि चाहिए तो ये इस प्रकार से चलता है। तो ये जो है ये ग्राफ ग्रोथ एंड प्रॉफिट को बताता है, और ये जो रहता है ये ग्रोथ एंड लॉस को रिप्रेजेंट करता है। वृद्धि तो हो रही इसमें भी, मगर नुकसान हो रहा है, अर्थात उत्पादन बढ़ रहा है, मौद्रिक रूप से नुकसान हुआ। इसमें उत्पादन भी बढ़ा और मौद्रिक रूप से प्रॉफिट भी हो रहा है। तो ऐसे करके जो कॉस्ट कर्व है वो 3 प्रकार से होते हैं। तो इनमें ये जो रेंज होता है, यही रेंज हम लोगों का किस नाम से जाना जाता है, फिक्स कॉस्ट के नाम से जाना जाता है। कि आपका आउटपुट भले जीरो क्यों ना हो जाए, आउटपुट आकर बिल्कुल जीरो लेवल पर क्यों ना हो जाए, मगर इतना कॉस्ट जो है वो लगेगा ही लगेगा। उस कॉस्टिंग में हम किसी भी प्रकार का कोई चेंजेस नहीं कर सकते। तो ये जो वैल्यू रहता है ये हम लोग का फिक्स कॉस्ट है। हो सकता है कुछ पुस्तक में इसको बिल्कुल ऐसे कांस्टेंट लाइन के नाम से इसको क्या कर दिया गया हो, रिप्रेजेंट कर दिया गया हो, इसको ऐसे बोल दिया गया टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। ये लाइन टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है और ये लाइन हम लोग का टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है। ये टोटल वेरिएबल कॉस्ट होता है, ये भी टोटल वेरिएबल कॉस्ट है, और ये टोटल वेरिएबल कॉस्ट है। तो सिंपल सा मीनिंग है, आउटपुट को कम या ज़्यादा करना है तो वेरिएबल कॉस्ट में ही कमी या बढ़ोतरी होती है। फिक्स कॉस्ट का जो वैल्यू रहता है वो हमेशा अपनी जगह पर सही होता है। तो ये जो रहता है ये कुल लागत वक्र है। ये कारक उपज संबंध में हास को बताता है, अर्थात ये जो है हास अर्थात लॉस को बता रहा है, और ये गेन को बताता है। जब हम इन तीनों वक्र को एक साथ बनाते हैं तो हमें, और मार्जिनल कॉस्ट को भी जब हम एंट्री करते हैं तो ऑलवेज एंड ऑलवेज हमें एक वक्र देखने को मिलता है, और इस वक्र के बाद में हम उसको कुछ इस तरीके से क्या करते हैं, ओवरऑल एक, जब इन तीनों वक्र को मिलाएंगे तो एक हमारे पास क्या बनेगा, एक सिंगल ग्राफ बनता है, और वो सिंगल ग्राफ कुछ इस तरीके से है। अर्थात इन तीनों ग्राफ को जब हम मिलाएंगे तो तीनों ग्राफ को मिलाएंगे तो ये कुछ इस प्रकार से क्या बनेगा, हमें ग्राफ मिलेगा।
ये हम लोगों का क्या हुआ, कॉस्ट हुआ, और ये हमारे पास क्या हुआ, आउटपुट हुआ। आउटपुट इस तरीके से बढ़ते जा रहा है, जैसे जैसे हम आउटपुट बढ़ाएंगे वैसे वैसे हमारे पास क्या होते जाएगा, कॉस्टिंग बढ़ते जाएगा। मगर एक बात को ध्यान रखना है, क्या होता है कि एवरेज फिक्स कॉस्ट हमेशा आउटपुट बढ़ने के साथ घटता है। तो पहला जो चीज़ है कि एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, आउटपुट, अर्थात आउटपुट बढ़ाओगे तो एवरेज फिक्स कॉस्ट क्या होते जाएगा, कम होते जाएगा। ये वैल्यू आपका ये इस प्रकार से होता है, ये वक्र, ये लाइन जो है हमारा किस चीज़ का है, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट का है। अर्थात आउटपुट बढ़ाते गए तो फिक्स्ड कॉस्ट का वैल्यू क्या होते गया, आपका कम होते गया। उसका कारण यह है कि ये जो फिक्स्ड कॉस्ट है इसको हमने क्या कर दिया, एक बार लगा दिया और एवरेज वैल्यू की बात कर रहे हैं। तो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट में क्या रहता है, देखिए सीधी सी बात है, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट क्या होता है, फिक्स्ड कॉस्ट अपन आउटपुट है। जितना ज़्यादा आउटपुट बढ़ाएंगे प्रति क्विंटल पे लागत क्या होते जाएगा, कम होते जाएगा। भाई एक बात बताओ, बिजली लगान है, कर है, सिंचाई कर हो गया, श्रमिक जो है उनको जितना लगना है वो तो लगेगा, वो तो फिक्स है। अब जब उत्पादन 5 क्विंटल होगा और खर्च 10,000 हुआ तो 2,000 प्रति क्विंटल कहलाएगा। अब यही उत्पादन आपके पास में आपने 100 क्विंटल कर दिया तो भी तो खर्च 10,000 ही लगा। तो इसका सिंपल सा मीनिंग ये हुआ कि जब आप उत्पादन बढ़ाएंगे तो फिक्स्ड कॉस्ट का वैल्यू प्रति क्विंटल क्या होते जाएगा, कम होते जाएगा। इसलिए इस बात को बोला जाता है कि उत्पादन बढ़ने पर एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट का वैल्यू क्या होते जाएगा, कम होते जाएगा, पहला चीज। मगर एवरेज वेरिएबल कॉस्ट में क्या आता है, एक कंडीशन, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी पहले कम होता है और कम होने के बाद फिर एक समय के बाद क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो ये जो वैल्यू है हम लोगों का एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है। वेरिएबल कॉस्ट जो रहता है पहले थोड़ा कम होता है उसके बाद बढ़ता है, लेकिन मूल रूप से देखा जाए तो उत्पादन बढ़ाना है तो वेरिएबल कॉस्ट हमें बढ़ाना पड़ता है हमेशा। तो ये दूसरा चीज हुआ। तीसरा है टोटल कॉस्ट की बात करेंगे। टोटल कॉस्ट इन दोनों का क्या होता है, योग होता है। तो टोटल कॉस्ट जो रहेगा वो बिल्कुल इस तरीके से ही होता है। तो ये टोटल कॉस्ट को बताया या एवरेज टोटल कॉस्ट को बता रहा है, जो कि इन दोनों का क्या होता है, हमेशा समेशन होता है। तो एवरेज जो टोटल कॉस्ट होता है, एवरेज टोटल कॉस्ट पहले धीरे धीरे डिक्रीज होता है और डिक्रीज होने के बाद फिर हल्का सा क्या होगा, इंक्रीज होता है। जबकि मार्जिनल कॉस्ट का वैल्यू क्या रहता है, मार्जिनल कॉस्ट जैसे जैसे उत्पादन बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे उसका वैल्यू क्या होते जाएगा, बढ़ते जाएगा मार्जिनल कॉस्ट। क्योंकि आप ये सीधा सीधा देखो कि चेंज इन वेरिएबल कॉस्ट करेंगे कब, जब चेंज इन आउटपुट करेंगे। तो आउटपुट में जो परिवर्तन जो है प्रति क्विंटल के लिए है तो ये तो कांस्टेंट हो गया, मगर चेंज इन वेरिएबल कॉस्ट ये तो क्या होते जाएगा, बढ़ते जाएगा। भाई आप एक बात बताओ, 1 क्विंटल से 2 क्विंटल उत्पादन लेना है तो आपने उत्पादन तो 1 ही क्विंटल बढ़ाया, मगर कॉस्ट टोटल में क्या हो गया, 2 क्विंटल के लिए आपको क्या करना पड़ा, इंक्रीज हो गया। तो वो ये मार्जिनल कॉस्ट कहलाया। जब आप 10 से 11 क्विंटल बढ़ा रहे हो तो चेंज तो केवल 1 का हो रहा है, मगर 10 से 11 क्विंटल लेने के लिए हमें क्या करना पड़ा, वेरिएबल कॉस्ट को ज़्यादा इंक्रीज करना पड़ा। तो इस प्रकार से देखा जाए ये जो कर्व होता है तो इस कर्व में हो सकता है आपको ऐसे लाइनिंग्स दे के पूछ दिया जाए कि कौन क्या रहता है करके, फिर ये पूछ दिया जाए कि एवरेज फिक्स कॉस्ट का वैल्यू हमेशा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से कम होता है और इन दोनों का वैल्यू एवरेज टोटल कॉस्ट से कम होता है, ये वैल्यू मार्जिनल कॉस्ट से क्या होता है, कम होता है। सो मार्जिनल कॉस्ट का वैल्यू एवरीवेयर क्या होता है, हमेशा बढ़ता है। अच्छा क्या होगा मार्जिनल कॉस्ट के लिए, एक होता है एमपी मार्जिनल प्रोडक्शन और एक होता है मार्जिनल कॉस्ट। तो ये दोनों भी एक दूसरे के क्या रहते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। अर्थात प्रोडक्शन ज़्यादा तो कॉस्ट कम रहेगा, कॉस्ट कम तो प्रोडक्शन ज़्यादा होगा। तो ये ऐसे करके इन दोनों के बीच में भी क्या होता है, एक छोटा सा रिलेशनशिप है। तो ये जो बातें हम जो देख रहे थे ये क्या चीज़ के लिए था, कॉस्ट कर्व को लेकर था। ये भी कृषि अर्थशास्त्र का एक महत्वपूर्ण चीज़ था। अगले टॉपिक में हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियोस में, वो है मूल्य अवधारणा को लेकर, मूल्य वक्र को लेकर, संपत्ति एवं कृषि मूल्य, इन दोनों टॉपिक के ऊपर हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। उसके बाद आपके इस सिलेबस में सहकारिता बच जाएगा। सहकारिता और सहकारिता के जो प्रकार हैं तो वो जो चीज़ें हैं वो आपको एक PDF नोट्स के रूप में प्राप्त हो जाएंगे। धन्यवाद।